गुड मॉर्निंग। आज ये बीएससी के बाद जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जैम टेस्ट की प्रॉब्लम्स। सो लेट अस पिक अप द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम जैम 2025। और कौन सी प्रॉब्लम्स करेंगे? वही प्रॉब्लम्स करेंगे जिसके संबंध में अभी तक हमने कुछ पढ़ रखा है। तो एक प्रॉब्लम है कि एक पिरामिड है, यह पिरामिड का बेस है, उसके सेंटर पर एक चार्ज Q है और पिरामिड है मतलब ये इसके खूब सारे स्लांटेड फेसेस हो गए। अब मैं बना नहीं पाऊंगा इसको अच्छी तरह। ये पिरामिड है, एक स्लांटेड फेस ये रहा, एक स्लांटेड फेस ये रहा, तो ये 4 स्लांटेड फेस हो गए। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हर स्लांटेड फेस से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा। तो वही सिमेट्री की बातें जो पहले भी यूज की थी, ऐसा का ऐसा पिरामिड एक पीछे की तरफ बना दीजिए, तो आपका रिजल्टेंट जो फिगर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन वो इस प्रकार का हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन में, और चार्ज यहां है और ये सारे स्लांटेड फेसेस हैं। तो टोटल फ्लक्स गोइंग थ्रू इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल q। और चूंकि सारे स्लांटेड फेसेस एक समान है तो फ्लक्स गोइंग थ्रू एनी स्लांटेड फेसेस Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। तो एक्चुअली ट्रिवियल। अनदर प्रॉब्लम ये बोलते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू d, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है 0, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है 0। सो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं और बोले यहां पर इधर there is a charge density rho x which is rho 0 e to the power of minus x। और बोले find the potential V at any point x inside this। तो उसमें दो बातें, आपको पोटेंशियल पता करना है या 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो क्या तरीका है? हमने लाप्लास इक्वेशन किया था, लिखा था पुआसों इक्वेशन भी जिसको सॉल्व नहीं किया था, बट डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये 1 डायमेंशन है, तो आई कैन राइट दिस एज डेल बाय डेल एक्स, डेल V बाय डेल एक्स और रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। dx इंटीग्रेट, इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तब वो बचेगा डेल v बाई डेल ए। फिर उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट्स आ जाएंगे, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकालेंगे? उस पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू d v इज इक्वल टू 0, दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। एज अ रिजल्ट आपका पोटेंशियल आ जाएगा। वाई एम आई नॉट सॉल्विंग इट? तो तरकीब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है, इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। पोटेंशियल निकालना तो है लेकिन हमें कुछ और काम कर सकते हैं जिससे आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाए। अब इसमें जो चॉइसेस दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं रो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 1 minus e to the power of ये एक चॉइस है। और बाकी चॉइसेस में क्या है? यहां पर हर जगह वैल्यू अलग है, किसी में 2 लिखा है, किसी में इधर हाफ लिखा हुआ है, किसी में 3 लिखा है, व्हाटएवर। तो बिना ये सारा काम किए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि इसने 4 चॉइसेस दे रखी हैं, चूंकि ये सिर्फ चारों चॉइसेस में सिर्फ ये कांस्टेंट अलग है, तो मैं इस कांस्टेंट को लगा लेता हूं यहां C और कहता हूं ये है मेरा V, और मैं कहता हूं पता करो डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या है। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? C रो 0 ऑन एप्सिलॉन 0 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x, और इसको डिफरेंशिएट किया, ये फैक्टर आ गया। फिर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया,
बाकी क्या बचा? बाकी बचा C रो जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस फिर हट गया e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स. तो डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू C रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो is equal to C rho upon epsilon zero. As a result, the value of the constant, this is rho, the value of the constant should be 1. इसलिए out of the 4 choices पहले वाला सही है ना? क्या हुआ? सिर्फ टाइम बचा लिया थोड़ा सा. But having said that, I should also tell you something else. इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है. अपने आप को भुला सकते हैं कहने के लिए कि सही है. जब भी हम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं या कुछ भी एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है एक्सपोनेंट में, ये हमेशा डायमेंशनलेस होनी चाहिए. अब आप कह सकते हैं सर एक्स डायमेंशनलेस है, इन्होंने कुछ दे नहीं रखा. हाँ कह सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि फिर इसके क्या यूनिट्स होंगी. और इन जनरल रूल है, इसका चार्ज डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है. एक्सपोनेंट टू पावर एनीथिंग, दैट एनीथिंग ऑलवेज हैज टू बी डायमेंशनलेस. व्हाई? बिकॉज एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज अ सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. तो यदि एक्स की डिमेंशन लेंथ की डिमेंशन है, लेंथ ठीक है, डिमेंशन लेंथ प्लस लेंथ प्लस एरिया प्लस वॉल्यूम, कांट डू इट, मीन्स नथिंग. So it is a good practice while setting the problem कि इन चीजों का ख्याल रखा जाए. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक स्फेरिकल शेल है और ये एक स्फीयर है. दोनों का रेडियस a, इसका रेडियस 2a. इसके ऊपर चार्ज q, इसके ऊपर भी चार्ज q. ये सॉलिड है, ये स्फेरिकल शेल है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी फ्रॉम हियर टू आउटसाइड. और फिर वही बात, 4 चॉइसेस दे रखी. अब ये तो हमें मालूम है कि यदि ये कंडक्टिंग है तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इसकी वजह से जीरो होगी, लेकिन इसकी वजह से जीरो नहीं होगी. तो 4 चॉइसेस में से 2 चॉइसेस तो ऐसी हैं जिसमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई. बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? एट एनी डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq अपॉन r स्क्वायर. और मैं यहां तक पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम kq अपॉन 2a होल स्क्वायर ड्यू टू दिस. And what about due to this? The electric field beyond this point, यहां पर वही हो जाएगा कि it is as if the entire charge is at the center. So, at any point here, R, which is greater than 2A, the electric field is K into 2Q upon R squared. यहां से यहां जीरो. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज होगा? यहां कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन A स्क्वायर. और यहां कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? KQ अपॉन 2A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन 2A स्क्वायर ड्यू टू बोथ ऑफ देम. So this becomes माने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आधी है. तो वेरिएशन कैसे दिखाएंगे? वेरिएशन दिखाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. शुरू में जीरो है, फिर यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, वो 1 अपॉन आर के जैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर के जैसे कम हुई, और यहां पर फिर जाके बढ़ गई. क्यों? क्योंकि यहां तक तो सिर्फ इसकी वजह से थी, यहां आते ही फिर बढ़ गई,
और बढ़ के कितनी हो गई, बढ़ के ये इतनी हो गई कि डबल हो गई, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी हाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये भी 2025 का एक क्वेश्चन है कि एक स्फीयर दे रखा है, अगेन रेडियस कैपिटल आर, और बोलिए इसके ऊपर कोई चार्ज दे रखा है क्यों. अब सवाल क्या पूछते हैं, चार स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. प्रॉब्लम में और क्या दे रखा है कि बोलिए ये जो रेडियस है ये ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, पल्सेट कर रहा है. कितना, फ्रॉम -10% टू +10%. सो आर की वैल्यू 0.9 आर टू 1.1 आर हो रही है. और किस फ्रीक्वेंसी से पल्सेट कर रहा है ये बताता है, इट इज पल्सेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा. और व्हाट आर द चॉइसेस, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक यहां पर यदि मैंने स्फीयर बना दिया आर से ज्यादा दूरी का रेडियस का, तो इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स किस फ्रीक्वेंसी से पल्सेट करेगा, या इसी फ्रीक्वेंसी से पल्सेट करेगा. द आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड एंड आई डोंट केयर. अब वो चार्ज अंदर के अंदर घूम रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. सो दैट इज वन ऑफ द आंसर्स कि क्या ये भी फ्लक्चुएट करेगा, पल्सेट करेगा. द आंसर इज नो. द अदर इज, एक इधर या इधर टोटल फ्लक्स कितना होगा उसके अंदर, Q/ε0. यही तो गॉसेस लॉ कहता है. एक चीज है जो चेंज होगी, वो क्या, यदि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज होगी. एंड द आंसर इज यस. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्फीयर वी नो इज E is equal to rho r upon 3ε0. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर. और रो क्या है, माय रो इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय. तो जब ये पल्सेट कर रहा है तो कैपिटल आर की वैल्यू चेंज हो रही है, चार्ज सेम है. एज अ रिजल्ट ये जो चार्ज डेंसिटी है ये बदलती जा रही है, और चार्ज डेंसिटी बदलती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ साथ बदलती जाएगी. तो कैसे पता करेंगे, आप कहेंगे dE/dt विल बी R/3ε0. क्यों, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट फ्रॉम हियर पता कर रहे हैं, dρ/dt, एंड dρ/dt विल बी dr dρ/dr dr/dt. तो सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं. द आंसर इज टाइम के साथ साथ चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस वाज 2025. लेट्स गो टू क्वेश्चन पेपर 2024. ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है इसमें. एक कोई एक्सिस है, एक पॉइंट है, यहां चार्ज है Q, ये दूसरा पॉइंट है, यहां चार्ज है 2Q. ये डिस्टेंस दोनों के बीच का 2D. कहते हैं कि ये लाइन पे 2D रेडियस का मैं एक सेमी सर्कल बना देता हूं, और ये पॉइंट है M और L. और क्वेश्चन क्या है, पता करना चाहते हैं व्हाट इज E.dl फ्रॉम M to L. इसको करने के बहुत सारे तरीके और हर बार हम कुछ ना कुछ सीखेंगे. सबसे आसान उपाय तो यह है कि हम कई बार देख चुके हैं दैट E.dl इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन. इफ इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन, तो यहां से यहां तक आने में जो भी चेंज होगा वो होगा हाउ मच इज द पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम हियर टू हियर. और यहां पोटेंशियल कितना है इन दोनों की वजह से, यहां कितना है इन दोनों की वजह से. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई ऊपर नीचे का फर्क नहीं है. द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल हियर एंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल हियर ड्यू टू बोथ ऑफ देम इज एग्जैक्टली द सेम. नतीजा, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो. करने की जरूरत नहीं. क्यों, क्योंकि हमको फिजिक्स मालूम है. क्या फिजिक्स मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक E.dl इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन.
और चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है तो मैं थोड़ी मेहनत करके इसको अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए dl क्या हो जाएगा? dl हो जाएगा r d थीटा। In fact, there will be another term plus dr also, and phi 0 है, which means यदि मैं यहां पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वजह से पता करूं और उसको आर और थीटा के टर्म्स में लिखूं और फिर डॉट डीएल लेके जीरो करूं और इंटीग्रेट करूं, आंसर यही आना चाहिए। दिस बिकम्स अ लिटिल मोर इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि Q और 2Q है। रिलेटिव आसानी के लिए मैं इसको -Q कर देता हूं, इसको +Q कर देता हूं, तो ये मेरा डाइपोल हो गया। उसके लिए करके देखते हैं। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल E इज ये चूंकि सर्कुलर पाथ है तो स्वाभाविक है कि जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और हमारे इस पाथ के अंदर r कांस्टेंट है, सिर्फ d थीटा बदल रहा है, तो हमारे लिए dl विल बी r d थीटा। यानी मुझे क्या करना है? E डॉट dl विल बी दिस इंटू r d थीटा। ये वाला कंपोनेंट तो गायब हो गया, बाकी बचा p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब r साइन थीटा d थीटा इंटीग्रेट। जो अभी अभी बात कही उसके हिसाब से यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम है, इसलिए आंसर 0 ही आना चाहिए। बट आंसर 0 आते हुए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा के ऊपर लिमिट्स क्या लगाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डाइपोल के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है वो थीटा, दैट थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, विच मीन्स इस प्रॉब्लम में जब मैं m से l जा रहा हूं, देन माई थीटा चेंजेस फ्रॉम -π/2 टू +π/2, एंड दिस क्वांटिटी इज 0। आप चाहें तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को और तरीके से भी कर सकते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ये कंपोनेंट निकाल लीजिए, इसी प्रकार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये कंपोनेंट निकल जाएगा, इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। चूंकि मैंने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, इसलिए मैं ये पाथ की जगह ऐसे भी जा सकता हूं, आंसर वही आना चाहिए। यदि मैं ऐसे जाता हूं तो मेरा डीएल तो हमेशा इस डायरेक्शन में है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मेरा ई डॉट डीएल यहां से यहां तक नेगेटिव रहेगा और यहां से यहां तक पॉजिटिव रहेगा और रहेगा बराबर ही, तो आंसर क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तो कैसे भी कर लो, हर तरीके से आंसर 0 आएगा। सो कैच क्या है? व्हाई इज इट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम? द डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज ओनली बिकॉज इफ यू कैन थिंक ऑफ द राइट थिंग, सही वक्त पे सही चीज कर लेंगे, सोच लेंगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हाउ क्विकली कैन यू डू इट, एंड हाउ क्विकली यू डू इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। 2024 के अंदर ही एक और प्रॉब्लम थी, वो वैसे तो शायद मैथमेटिकल फिजिक्स की है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, कि किसी रीजन में एक फील्ड दे रखी है F, एंड दैट इज A/S प्लस B/S, एंड दिस इज गिवन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मैं तो रो थीटा अलग अलग यूज करता हूं, बट ठीक है ऐसे। और वो बोलते हैं यदि ये फील्ड F इलेक्ट्रिक फील्ड है तो A और B की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। अब यदि प्रॉब्लम में दे दिया कि ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माने कर्ल ऑफ F
इज इक्वल टू 0। और कर्ल ऑफ एफ ये चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है तो मुझे कर्ल ऑफ एफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पता करना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो एस कंपोनेंट होगा कर्ल का इसका दैट विल बी डेल एफ जेड अपॉन डेल फाई या आर डेल फाई माइनस डेल बाय डेल जेड एफ फाई। इसी प्रकार फाई कंपोनेंट होगा, इसी प्रकार जेड कंपोनेंट होगा। और वेक्टर को जीरो होने के लिए तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली जीरो होने जरूरी है। आर मतलब यहां तो एस हो गया है। अब ये एफ वाई तो है ही नहीं, जीरो है। और एफ जेड कितना है? एफ जेड बी बाई एस है। इट डजंट डिपेंड अपॉन फाई। इफ इट डजंट डिपेंड अपॉन फाई देन दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो जीरो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक्स कंपोनेंट यानी एस कंपोनेंट को जीरो होने के लिए ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं है। द ओनली कंडीशन इज बी हैज टू बी अ कांस्टेंट। इसी प्रकार जब आप इसका फाई कंपोनेंट लेंगे तो फाई कंपोनेंट देगा डेल बाय डेल जेड एफ ऑफ एस विच इज ए अपॉन एस माइनस डेल बाय डेल एस और z कंपोनेंट होगा एंड दैट विल बी b अपॉन s। And phi component should also be 0. And for phi component to be 0, this quantity has to be 0, which means ये तो 0 है ही है क्योंकि ये z पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये नहीं करता है। So जब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो b अपॉन s स्क्वायर आता है, whereas is the radial distance। तो इसको जीरो होने के लिए कंडीशन हो गई क्या कि b हैज टू बी 0। तो चार चॉइसेस दे रखी हैं, उनमें एक ही चॉइस है कि जिसमें b 0 है। So that is the correct answer. So let's look at the next, namely 2023. आइडियली तो देखा जाए ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतना पढ़ लिया है दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है विच इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और बोले इसके नॉर्मल जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर normal to this is ai plus bj plus ck। और ये कहते हैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कहीं पे भी मैं नॉर्मल पता कर सकता हूं, और ये बोले नॉर्मल एट द पॉइंट x y z इज इक्वल टू 1 2 1। यहां पर मैंने नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता किया, वो यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब वो बोले उस यूनिट वेक्टर में b की वैल्यू क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो नॉर्मल यही देखा है, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट। ग्रेडियंट ऑफ v इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। ग्रेडियंट ऑफ v गिव्स मी 8xi प्लस 2y 4 to 8 j प्लस k। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एट x y z की वैल्यू दे रखी है 1 2 1, तो ये हो गया 8i प्लस 4j प्लस k। So the magnitude of the vector is 8 square 64 plus 16 plus 1 81 square root of 81। So इसका यूनिट वेक्टर जो होगा that will be 8 by 9i plus 4 by 9j plus 1 by 9k। और पूछा क्या है? पूछा ये है कि यूनिट वेक्टर में b का मैग्नीट्यूड कितना है। सो यू सी द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए कितनी वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छी तरह पढ़ते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा की भी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन।
एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस r, और उसको मेंटेन कर रखा है एट अ पोटेंशियल v. इट इज एनक्लोज्ड इन अनदर स्फीयर of radius 2r which is maintained at a potential 2v. कोई चार्ज का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई चार्ज का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये लाप्लास इक्वेशन वाली प्रॉब्लम हो गई विद गिवन डायरेक्शन. और पूछा क्या है? पूछा यह है कि किसी भी डिस्टेंस यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी. इनफैक्ट मोर स्पेसिफिकली वो पूछते हैं एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 3/2 r पोटेंशियल इज fv. फाइंड f, क्योंकि v के टर्म्स में दे रखा है ना. तो इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके. स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो है कि लाप्लास इक्वेशन लिखिए और सॉल्व कीजिए. लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखेंगे, r के टर्म्स में लिखेंगे. So del square v is what we have to find out. And in spherical polar coordinates, this is 1 upon r square del by del r square del by del r v. This is the Laplace. और हमें क्या इक्वेशन सॉल्व करना है? हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है. Which means इसको एक बार सम कांस्टेंट सी, एक बार इंटीग्रेट किया, ये आर स्क्वायर तो जीरो हो गया, बाकी एक बार इंटीग्रेट किया, आई गेट सम कांस्टेंट सी. सो आई राइट डेल वी बाय डेल आर, therefore v is equal to minus c upon r plus d. तो डेल वी बाय डेल आर अब आपको ये दे देगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन. But I do not know the values of C and D. तो values of C and D कैसे आएंगी? Values of C and D आएंगी ये बाउंड्री कंडीशन से. So V, say V0, let's call it V0, minus C upon capital R plus D, and V is 2V0 minus C upon 2R plus D. Solve for C and D. Once you solve for C and D in terms of V0, substitute here R is equal to 3/2 R के ऊपर potential की वैल्यू. So this is the straightforward way of doing it. But I tell you another way which is also very interesting. मैंने कहा मान लो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 है, लेकिन सर आप तो लाप्लास इक्वेशन की बात कर रहे हैं, चार्ज नहीं होना. अरे बाबा एक मिनट, बाउंड्री कंडीशंस का पावर बता रहा. और इसके ऊपर चार्ज Q2 है. ऐसी स्थिति के अंदर इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो दे रखा है V, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो भी दे रखा है 2V. और ये हम जानते हैं कि यदि किसी स्फीयर के ऊपर चार्ज Q2 है तो उस Q2 की वजह से यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा वो पूरे में अंदर होगा. एज अ रिजल्ट इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे वो कितना होगा? वो होगा K Q1 अपॉन R प्लस K Q2 अपॉन 2R, क्योंकि इसका पोटेंशियल यहां पे भी तो होगा. एंड दिस पोटेंशियल इज गिवन एज V, से V0. और यही काम हम इसके लिए करते हैं. तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन 2R प्लस K Q2 अपॉन 2R, एंड दिस गिव्स यू 2V0. Solve for Q1 and Q2. And potential at this distance will be Q1 upon 3/2R plus K Q2 upon 2R.
This is the value of the potential करके देखिए, वो भी करके देखिए, and see whether you get the same answer. So these were some of the jam problems pertaining to जो कुछ अभी हमने किया है in the last 3 years.